हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में हम अपनी कल वाली जो कहानी है, हम लेखिका की साथ की औरतें थीं, उनकी नानी, दादी, बहनें आदि के बारे में पढ़ रहे थे। और नानी के बाद जिक्र आया था माँ का। तो लेखिका की माँ को उनकी दादी के विषय में मैंने आपको बताया था कि उनकी दादी लेखिका की माँ के लिए कहती थीं कि हमारी बहू तो इतनी नाजुक है कि बस धो पोंछ कर छींके पर टांग दो, अर्थात कि सजा संवार कर एक जगह बिठा दो। और उस परिवार में उनका विवाह हुआ था उनकी माँ अर्थात लेखिका की नानी की वजह से, जिन्होंने अपने अंतिम समय में अपने पति के दोस्त प्यारे लाल से ये वायदा लिया था कि वह उनकी बेटी की शादी अपने जैसे ही किसी क्रांतिकारी से कराएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी साहब से हो। साहब से उनका तात्पर्य उन लोगों से था जो अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे और उनके पद चिन्हों पर चला करते थे। और ऐसा ही हुआ। लेखिका की माँ का विवाह ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुआ जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें भारी लगती थी। अब वह जिस परिवार में पली थी, हमने जाना था कि वो उनके जो पिता थे वो एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे और साहबों की तरह ही रहते थे। लेखिका की माँ इतनी नाजुक थी कि खादी की साड़ी भी उन्हें बहुत भारी लगती थी और जब वो बांधती थी तो उनकी कमर में झटका आ जाता था और अगले दिन की शर्मिंदगी से बचने के लिए वो रात रात भर जागकर उसे बांधने का प्रयास करती थी। और शायद ऐसा इसलिए भी था कि वो बहुत नाजुक थी। उसकी दो वजहें थीं। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खास अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज। और मजे की बात यह है कि हमारे देश की आज़ादी की जंग में लड़ने वाले अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहब ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी तो उससे रोमांचक और क्या हो सकता है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो मेरी कहानी को तिलिस्म, खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्ष कुछ इस तरह से घुली मिली सी परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। तो इस प्रकार आपने लेखिका के साथ रहने वाली उनकी माँ और उनके ऊपर उनकी नानी का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, जबकि वो तो उनके पैदा होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, उसे हमने समझा। और अब लेखिका बता रही है अपनी दादी के बारे में। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था,
हम हाथी पे हल ना जुतवाया करो, हम पे बैल हैं। बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी, उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, अर्थात बच्चों की देखभाल में परिवार के सभी लोग लगे रहते थे सिवाय उनकी माँ के। पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था। वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो, उसे निभाने की आज़ादी भी चाहिए, जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं बल्कि अपने तरीके से। अपनी माँ को कभी हमने भारतीय माँ जैसा तो नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में। और ये सब वे बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने कहा कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम नहीं रखते थे, ना उन्हें आम औरत होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जब वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं? साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी दो कारण समझ में आए। एक, वे झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरे, किसी की गोपनीय बातों को किसी के समक्ष नहीं कहती थी। कहने का मतलब कि सभी घर वाले उनकी बिना कुछ किए, बिना काम किए उन्हें बहुत मानते थे। एक तो वे साहब के खानदान से थी, अर्थात उनका जो अपना उनके पिता थे वो अंग्रेज़ों के फरमाबरदार थे और बैरिस्टर थे। और दूसरे कि वो झूठ नहीं बोलती थी और किसी की बात इधर से उधर भी नहीं करती थी। पहले कारण में उन्हें घर वालों का आदर मिला, दूसरे से बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता ने बखूबी निभाई। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले एक बहन की दूसरी बहन के नाम ही क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, सास ससुर आदि के साथ रहते हुए भी हर व्यक्ति का अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, और इस निजत्व को बनाए रखने की जो छूट थी उसका फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें, छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी जब हमें व्यक्तिगत रूप से छोटी छोटी बातों के लिए नहीं टोका गया, तो हम लेखन कला की ओर अग्रसर हुए और हम तीनों बहनें और साथ में चौथा भाई, चारों ही लेखन करने लगे, लिखने लगे और इसी दिशा में आगे बढ़ गए। इस प्रकार आपने देखा और जाना कि किस प्रकार से लेखिका की जो माँ थी, उनका पूरा का पूरा प्रभाव परिवार पर था, जबकि वो अपने किसी भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती थी, जबकि वो किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी उनके जो कर्तव्य थे उन्हें वो पूर्ण नहीं करती थीं। परिवार के सभी लोग अपने अपने कामों में संलग्न रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी कुछ अच्छी आदतों के कारण वो
घर वाले और बाहर वाले सभी के मध्य में विशेष स्थान पाती थीं। कोई भी काम होता उनसे पूछकर किया जाता, उनकी सलाह ली जाती। ठीक है, तो नानी और दादी के बारे में हमने जाना। आगे उनकी बहनों की क्या कहानी थी उसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में सुनेंगे। धन्यवाद।